बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन चार क्वेश्चन आए, उन सबको मैं इकट्ठा करके तो आपको एक केस की हिस्ट्री बताता हूँ और कानूनी तौर पर आपको क्या क्या हकूक़ हासिल हैं और इसके तनाजुर में आप लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन से कैसे बच सकते हैं। एक फैमिली थी ए, उसके दो बेटे और दो बेटियां थी। ए फोत हो गया, दो बेटे दो बेटियां और एक बेवा बच गई। एक टुकड़ा था 20 कनाल का, कमर्शियल हो गया। उस टुकड़े में से 10 कनाल प्रॉपर्टी जो है वो मरने वाले ने अपने एक बेटे को बेच दी हुई थी, मुख्तलिफ रजिस्ट्रियां करके। दो दो कनाल की 10 मरले की, ऐसे करके 10 कनाल ज़मीन अपने एक बेटे को बेच दी और 10 कनाल बाकी जो है वो दो बेटे दो बेटियों और एक बेवा में तकसीम होनी थी। अब एक बेटी उठी, उसने दावा दायर कर दिया कि ये सेल डीड जो एक बेटे के नाम हुई हैं इनको कैंसिल किया जाए। ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, बनाया गया डॉक्यूमेंट है, ये हमारे बाप ने इसको नहीं बेची। अब दूसरी बेटी को भी पता था कि ये एक भाई ने खरीद की है अपने बाप से, हमारे बाप से। दूसरे भाई को भी पता था, मां को भी पता था। अब उसने दावा दायर कर दिया कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कि ये मुख्तारनामा बना था, ये उस मुख्तारनामे के जरिए हुआ, ये दिस एंड दैट मामला हुआ। वो दावा तकरीबन 1 साल चला और 1 साल के बाद वालदा ने तमाम बहन भाइयों में तस्फिया करवा दिया। तस्फिया करवाने के बाद उन्होंने अपने उस बेटे को अपनी वालदा होने के नाते, कि मैं उसकी वालदा हूं, उसको स्ट्रेस किया। स्ट्रेस करने के बाद कहा कि 5 कनाल तुम रख लो, 5 कनाल जो है वो बराबर तकसीम हो जाए इनहेरिटेंस शेयर के मुताबिक, तुम 2 भाइयों में और 2 बहनों में, और मैं अपने हक से दस्तबरदार होती हूं। मैं अपने हक से दस्तबरदार होती हूं। बेटे को इमोशनल किया और इमोशनल करने के बाद एक राजीनामा लिखा गया। अब उस बहन का जो शोहर था वो था शरारती। अब जब ये एग्रीमेंट हो गया तो उस एग्रीमेंट में शरारतन जबरदस्ती एक शिक लिखवाई गई कि ये 15 कनाल का जो टुकड़ा है ये जब भी बेचा जाएगा इकट्ठा बेचा जाएगा। इलीगल शिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थी कि अगर मैं एक चीज़ का मालिक हूं तो मुझे हक हासिल है कि मैं खुद बेचूं, ना बेचूं, रखूं, जो भी सूरत हाल है। लेकिन तमाम पार्टीज ने उस एग्रीमेंट को एक्नॉलेज किया। उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे वो दावा विड्रॉ हो गया। उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे वो दावा विड्रॉ हो गया और वो एग्रीमेंट अदालत में पेश हुआ और एग्जिबिट C1 लगा। और जब ये दावा वापस लिया गया वो अनकंडीशनल वापस लिया गया, कोई इजाजत दोबारा दायर करने की नहीं ली गई, बल्कि अदालत ने तमाम पार्टीज को बाउंड कर दिया कि इस एग्रीमेंट एग्जिबिट C1 के तमाम पाबंद हैं और इसकी पाबंदी की जाए। अब वो एग्रीमेंट होने के बाद बेटे ने
उस बेटा और दो बेटे और एक बेटी, यानी कि दो भाइयों ने और एक बहन ने अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहिए, दूसरी बहन या उसका मियां आड़े आ गया, वो बेचने के लिए रजामंद ना हुआ, लगा रेट लगा, बेचने लगे हैं, एग्रीमेंट करने लगे हैं, उसने कहा जी मैंने नहीं बेचना, एग्रीमेंट आड़े आ गया। करते करते इस सारे एपिसोड में 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद एक भाई ने कहा कि ठीक है फिर मैं अदालत में जा रहा हूं, अगर आप इस चीज से पीछे नहीं हटते, हमें ब्लैकमेल करेंगे, मैं अदालत में जाऊंगा और इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा। जब यह बात हुई तो उस बहन ने डीटो कॉपी जो पहले दावा दायर किया था वही दावा दायर करके उसमें एक पैराग्राफ ऐड करके कि जी ये एग्रीमेंट की फुलफिलमेंट नहीं कर रहे, इस एग्रीमेंट के पाबंदी और इस एग्रीमेंट के तहत जो शराइत हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, और दावा दायर कर दिया। अब वो परेशान हालत में मेरे पास आए कि जनाब ये फिर दावा दायर हो गया है, फिर अब 2-4 साल लगेंगे, ये क्या मामला है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने उसको पढ़ा दावे को और मैंने कहा आप मुतमईन रहें, ना इसमें स्टे रहेगा ना ये दावा रहेगा, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 बहुत क्लियर है इस बारे में कि एक दावा आपने दायर किया, दायर करने के बाद आपकी सुलह हो गई, सुलहनामा, राजीनामा या इकरारनामा लिखा गया, इकरारनामा एग्जिबिट हो गया, वो दावा अनकंडीशनल वापस ले लिया गया कि इस एग्रीमेंट की शराइत कोई पाबंद है सारे, तो दोबारा पुराने कॉज ऑफ एक्शन पे दावा दायर नहीं हो सकता। कानून कहता है कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई है, इसके बारे में अपने राइट्स विड्रॉ कर लिए गए हैं, इसके बारे में दोबारा मामला एजिटेट नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ये हाई कोर्ट ने भी कह दिया और बेशुमार दफा कहा। जब ये सिलसिलाकार कानूनी हैसियत सामने आई, मैंने उसका जवाब दावा लिखा और उसमें ये नहीं कि मैंने ये कहा जी कानून ये कहता, मैंने ये नहीं, मैंने सारे सूरत हाल लिखी। मैंने कहा जनाब हम बेचना चाहते हैं, ये हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, हम आज भी कहते हैं ये अपना ग्राहक ले आए, हम बेच रहे हैं, हम इनको ओबे करेंगे। फिर मैंने ऑर्डर 7 रूल 11 की साथ एप्लीकेशन दी कि ये दावा कानूनी तौर पर नहीं चल सकता, ये बार्ड बाय लॉ है, कानूनी पाबंदी है इसके ऊपर दोबारा दायर करने की, इसको खारिज किया जाए। फिर अदालत को जब इस पॉइंट पे असिस्ट किया गया कि ये प्लेंट देख लें, ये इसका दावा देख लें, ये इसका साबका दावा है, दोनों की प्रेयर्स देख लें सेम है, दोनों के कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सारा कुछ है, महज एक पैराग्राफ लिख देने से कि ये उस इकरारनामे की पाबंदी नहीं कर रहे, ये दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। अदालत ने इस चीज को एक्नॉलेज किया, कानून की पाबंदी को उन्होंने डिले करने की कोशिश की, अदालत ने उनको दिया गया स्टे विड्रॉ कर लिया और दिया गया स्टे विड्रॉ करने के बाद 711 का जवाब मांगा गया। जवाब मांगने के बाद अदालत ने वो दावा खारिज किया। उन्होंने अपील दायर की, उनकी अपील खारिज हुई। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट ने भी शंटिंग की कि जब एक चीज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और बंद भी आप खुद अपने हाथों से कर रहे हैं सारे मिलके, आप उसको दोबारा नहीं खोल सकते। आप उस एग्रीमेंट को मान रहे हैं, इसलिए उस एग्रीमेंट को मानना तमाम पार्टीज की जिम्मेदारी है। आपके पास पुराने कॉज ऑफ एक्शन, पुराने बनाए दावा पे दावा दायर करने का कोई इख्तियार नहीं। आपके पास इख्तियार यह है कि उस एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने का दावा दायर कर सकते हैं
कि जनाब आपकी अदालत में ये एग्रीमेंट हुआ था, ये स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी परफॉर्मेंस करवाई जाए। या आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये ऑर्डर पास हुआ था, ये जानबूझ के इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज में रखा जाए, क्योंकि ये जानबूझ के अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपके पास इन दो फोरम्स के अलावा कोई फोरम नहीं है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि जब कोई दावा सुलह की बुनियाद पे इन राइटिंग इकरारनामे की शक्ल में वापस लिया जाता है, तो दोबारा उस कॉज ऑफ एक्शन पे आप दावा दायर नहीं कर सकते। उस एग्रीमेंट के खिलाफ आप कर सकते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकते हैं या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी साइड पे हैं, आप समझते हैं कि ये रजिस्ट्रियां जाली बनाई गई हैं, लेकिन वालदा ने स्ट्रेस किया है, हम इससे बैक स्टेप आ गए, हमने कहा ठीक है जी आपने जो एग्रीमेंट कर दिया हम उस पर पाबंद हैं, तो फिर आप अदालत से कहें कि जनाब अगर इस एग्रीमेंट पे इन्होंने अमल दरामद ना किया तो हमें यह इख्तियार दिया जाए कि हम इसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा दावा दायर कर लें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन का मतलब यह है कि एक दावा उन्होंने दायर किया, साल चला, साल बाद एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होने के बाद वो दावा विड्रॉ हो गया, आपने परमिशन भी ले ली फ्रेश फाइल करने की कि अगर ये नहीं करेंगे फुलफिल तो मैं इन्हीं कॉज ऑफ एक्शन पे, मेरा मजबूत कॉज ऑफ एक्शन है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं तो अपनी वालदा के कहने पे स्टेप बैक किया, अगर ये पूरा नहीं करते तो मुझे दोबारा दावा दायर करने का हक दिया जाए। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन का मतलब ये है कि विद इन लिमिटेशन, एक दावा दायर करने की अगर लिमिटेशन 3 साल है, 1 साल वो गुजार चुके, अब 1 साल गुजारने के बाद एग्रीमेंट हो गया और वो 2 साल तक खामोश बैठा रहा और चौथे साल में आके कहा जी कि ये मेरा ऑर्डर मेरे हुआ तो इसलिए मुझे जो है ना वो दावा दायर करने का हक दिया जाए, तो फिर दावा दायर करने का कोई हक नहीं। अदालत कहेगी कि पहले महीने उसने इनकार किया, तुम क्यों नहीं आए, दूसरे महीने इनकार किया, तुम क्यों नहीं आए, अनलेस एंड अनटिल 1 साल 11वें महीने भी तुम्हें इनकार किया, तुम क्यों नहीं आए, तुम पूरे 2 साल गुजारने के बाद आए जबकि लिमिटेशन अलैप्स कर चुकी हुई थी, लिमिटेशन टू फाइल सूट खत्म हो चुकी थी, तो फिर तुम क्यों आए, तुम 2 साल तक क्यों सोए रहे। इसलिए मेरी आपसे बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है, अगर आप राइट पे हैं, सच्चे हैं, तो ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको ज़हन नशीन रखें और जब भी ऐसा कोई मामला हो अपने वकील साहब को इस बारे में आप खुद बताएं, कानून वो खुद ही ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।